मैंने DSSB का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2019 में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये लास्ट पार्ट है ना इस पेपर का। तो मैंने उसमें ना, हालांकि रिकॉर्डेड मेरे पास जो है 278 तक का है, 278 तक का है। आवाज़ क्लियर है? एक बार स्पष्ट करेंगे। आवाज़ क्लियर है? जी सर। स्पष्ट? हाँ। तो 278 तक की जो है क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। इसकी वीडियो है। 279 मैंने सॉल्व करवाया है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो कुछ क्लासेस जो है बेसिकली रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो मैं एक बार आप लोगों से ये प्रश्न पढ़ूंगा, क्योंकि मैं ये कुछ क्वेश्चंस करवा रखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग तीव्र गति से उसका जवाब बताते जाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जरा बताइए एक बार 279 का, कि अनुसंधान जिसमें एक ही स्थान पर विषयों के एक छोटे समूह, सामान्य 6 से लेकर 10 आदमियों को लेकर आना है, और एक 1.5 से 2 आवर्स यानी 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे की अवधि के लिए हित की एक परिघटना पर चर्चा करना शामिल है। निम्न में बताइए कौन सा अनुसंधान होगा। प्लीज जवाब जल्दी आनी चाहिए आप लोगों का। जी सर। ऑप्शन नंबर आपने क्या बताया है? डी, फोकस समूह अनुसंधान। बिल्कुल, यहाँ आपने जो इस प्रश्न का जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जो माना जाएगा, फोकस ग्रुप रिसर्च आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने इसके बारे में पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान में भी रखें। ये ना रिसर्च डिज़ाइन से प्रश्न है, रिसर्च डिज़ाइन से ये प्रश्न दिया गया है आपके सामने। और इस प्रश्न के तहत अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो कहा क्या जा रहा है, कहने का जो तात्पर्य है कि एक ही स्थान पर विषय के एक छोटे से, है ना, एक छोटे समूह जो 6 से 10 आदमियों को लेकर आना है, 1.5 से 2 घंटे की अवधि में वहाँ पे रुचि की परिघटनाएं, यानी कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर हो सकता है गोल, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे इसने हित की बात किया है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, रुचि भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक एक्टिविटी इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है, कोई भी एक्टिविटीज इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। और ये डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हालांकि और भी ऑप्शनों के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं तीव्र गति से करूँगा, अभी आगे जहाँ से हम लोग करना है मैं वहाँ पर आप लोगों को व्याख्या करूँगा। 280 देखिए, वे वैज्ञानिक विकास जो संप्रेषण, भाषा, सूचना भंडारण, कंप्यूटरीकृत मशीनों और ज्ञान पर नियंत्रण से संबंधित है, डैश संकल्पना से जुड़ा हुआ है। और आप लोगों ने भी जवाब इसका बताया भी है, उत्तर आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, है ना। देखिए, आगामी परीक्षा आपका MP सेट भी है, बच्चों का है, UGC नेट का भी है, DSSB का भी है ना। और ये सोशल वर्क का पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि UGC नेट में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, और MP सेट में तो आना ही आना है, क्योंकि फैक्ट टोटली बेस्ड है। और DSSB का तो ये क्वेश्चन पेपर ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 281 देखिए, इसमें कहा कि वह डिग्री, आवाज क्लियर है मेरी? एक बार स्पष्ट करिएगा। यस सर। ओके, इससे वह डिग्री संदर्भित है जिस पर प्राप्तियां लागू हैं। यह वह सिद्धांत, अभ्यास और भविष्य के अनुसंधान के लिए उपयोगी है। डैश आपको बताना है कि ये विश्वसनीयता होगा, कि हस्तांतरणीयता होगा, कि निश्चितता होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। 281 के सवाल का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। प्लीज़, ट्रांस क्या होना चाहिए यहाँ पे? ट्रांसफर। ए नंबर। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है, अगर आपने ऑप्शन बी का चुनाव किया है, हस्तांतरणीयता शब्द, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। और ये सत्य भी है। ये सवाल मैं आपको बता दूं, परिस्थितिकी और संरक्षण से संबंधित गुणात्मक सामाजिक विज्ञान के संबंध में एक सुधार के लिए दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में
एम एडम्स महोदय, ब्लैकमैन महोदय ने पारिस्थितिकी और समाज की वैल्यू के बारे में बताया था, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, रिसर्च का पार्ट है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी और समाज की अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस संदर्भ में कहा गया कि वह डिग्री संदर्भित करती है जिस पर प्राप्तियां लागू हैं, या सिद्धांत यानी वह सिद्धांत अभ्यास और भविष्य के अनुसंधान के लिए जो उपयोगी होगा ना, वो हस्तांतरणता शब्द होगा, ना कि वैलिडिटी, यानी एक प्रकार से विश्वास, ना ही विश्वास होगा और ना ही सुनिश्चितता जिसको आप कंफर्म कर रहे हैं, है ना ही सुनिश्चितता। विश्वास योग्य होने के गुण को ही विश्वसनीयता शब्द को रिलेट कराते हैं हम लोग। फ्यूचर की बात किया है तो जाहिर सी बात है मॉडिफिकेशन होगा, परिवर्तन होगा, तो वहाँ पे विश्वसनीयता किस चीज़ की, है ना। जो चीज़ में परिवर्तन आए, बदलाव आए, ठीक है, थोड़ी से उसकी क्रियाओं में उतार चढ़ाव देखने को मिला तो उसमें विश्वसनीयता थोड़ी ना होती है। ठीक है, अगर किसी के लक्ष्य के आधार पे हो रहा है, किसी के गुण के आधार पे हो रहा है, किसी उद्देश्य के आधार पे हो रहा है, तो वहाँ पर विश्वसनीयता तो होती है, परंतु वहाँ हावी ज़्यादा होती है वैलिडिटी, है ना, वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 282, देखिए, डैश अनुसंधान और अभ्यास के बीच सेतु का काम करने के लिए एक बेहतरीन विधि कौन सी हो सकती है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है। और मैं बता दूं आपको, एक्शन रिसर्च एक ऐसा पार्ट है, हालांकि आप सब लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है एक्शन रिसर्च के बारे में, है ना। सन 1944 में अगर हम बात करते हैं 1944 में, ठीक है, अगर किसी विद्वान ने जिक्र भी किया है इसके बारे में तो एक प्रोफेसर है जिनका नाम है कर्ट लेविन महोदय। आप सभी लोगों ने कर्ट लेविन महोदय के बारे में तो सुना ही होगा। ये बेसिकली क्रियात्मक शोध में एक तात्पर्य बताते हैं कि जो भाषा शिक्षण है उस भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का अंग बन जाना और प्रस्तुत समस्या के समाधान हेतु जो शिक्षण के साथ साथ चलने वाला शोध कार्य होता है, उस शोध कार्य के कारण ही इसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है, या आप इसे एक्शन रिसर्च भी आप कह सकते हैं। एक्शन रिसर्च ना एक इंटरेक्टिव टेस्ट है, एक इंटरेक्टिव जांच प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक परिवर्तन के बारे में भविष्य और भविष्यवाणियों को सक्षम करने वाले अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए डेटा संचालित करता है। आंकड़ों को क्या करता है, वो संचालित करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पास मेरी आवाज़ जो है स्पष्ट तरीके से आप सभी को सुनाई दे रही होगी। क्या ये क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिएगा। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 283 की बात करते हैं कि वह स्थान श्रेणीगत आंकड़े जैसे एक कक्षा में विद्यार्थियों के स्थान का मापन किया जाता है। मैंने आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ स्टीवेंस के बारे में, उम्मीद है आप सभी को मालूम भी होगा। मापन के स्तर, क्यों बताइए, पता है ना मापन के स्तर, प्लीज एक बार स्पष्ट करिएगा। बोलते भी रहिए, देखिए आवाज़ तो क्लियर हो गया है तो आप बताते रहिए। लेवल ऑफ मेजरमेंट डेटा में बेसिकली मापन का स्तर होता है और वो 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं भाई, बताइए एक बार। 4। 4 ठीक है, तो इन चारों स्तरों में अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर 1 पर जो आता है वह नाम मात्र होता है। ठीक है, नंबर 2 पे जो आता है वो क्रम सूचक होता है। नंबर 3 पर जो आता है वो अंतराल होता है। नंबर 4 पर जो आता है वो अनुपात होता है। क्या होता है ये, अनुपात होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इससे सवाल बने हुए हैं, है ना, और हो भी सकता है कि आगामी परीक्षाओं में भी फिर दोबारा से बन जाए, है कि नहीं। तो मैं चाहूँगा इसे आप लोग ध्यान में रखें। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप विद्वान का नाम सुना होगा, स्टीवेंस का नाम, 1940 में स्टीवेंस का नाम सुना होगा। स्टीवेंस महोदय ने ही मापन के स्तर को बताया है, लेवल स्केल एंड टाइप ऑफ मेजरमेंट ना, एसएस स्टीवेंस ने ही बताया है। ठीक है, अब ये जो नाम पर आधारित है इसको नामित बोला गया है, इंग्लिश में इसको नॉमिनल कहा जाता है। क्रम को क्या बोला जाता है, क्रमित कहा जाता है, इसको ऑर्डिनल कहा जाता है। आंतरिक को अगर हम बात करें तो अंतराल कहा जाता है, इसको इंटरवल कहा जाता है इंग्लिश में, है ना।
और अनुपातिक यानी अनुपात यानी इसको क्या बोला जाएगा, रेशियो बोला जाएगा, है ना। अब समझिएगा, कहा कि आप लोगों से नाम के आधार पर, ठीक है, एक बार म्यूट हो जाइए, एक बार म्यूट हो जाइए। तो मैंने कहा नाम के आधार पे, तो नॉमिनल मेजरमेंट में ना इस स्तर पर अथवा मापने के मापन यानी पैमाने के मापन में किसी किसी प्रक्रिया या किसी व्यक्ति या किसी परिपेक्ष या किसी गोल अथवा प्राणी के केवल गुण और विशेष के आधार पर, अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपके गुण के आधार पर देखा, आपने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे आपका जो है मापन करना चाहिए, तो मैंने गुण के आधार पे आपका देख लिया। मैंने आपका नाम मुझे पसंद आया भैया कि नाम बड़ा बढ़िया है, मैंने नाम के आधार पे आपको क्या कर लिया, चुनाव कर लिया या मैंने आपका मापन कर दिया, ठीक है। मैंने जेंडर के आधार पे कर लिया। तो टोटल यहाँ पे कीवर्ड मैं बताता हूँ इस नाम वाले में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, गुण या चर। जब इन दो गुण और वेरिएबल, जब प्रश्न में कोई गुण किसी चीज़ की क्वालिटी बताई जा रही हो या वेरिएबल्स के बारे में बताया जा रहा हो, तो तुरंत आप नाम लगा दीजिएगा कि ये नॉमिनल है, ठीक है, ये नॉमिनल है। जैसे वेरिएबल एक देखो, ग्रामीण होता है, उच्च शिक्षा छात्र हो गया, मेडिकल छात्र हो गए, माध्यमिक शिक्षा के छात्र हो गए, प्राथमिक शिक्षा के छात्र हो गए, इंजीनियरिंग छात्र हो गए। तो इनके आधार पे ये क्या होता है, ये नामित मापन ना एक गुणात्मक मापन है, क्योंकि इसके एक मोटे तौर पर मापन हम अगर हम बात करते हैं तो इसको नामित कहा जाता है। आपने नाम के आधार पर चुनाव कर लिया। अब देखो क्रमित वाले में क्या आता है, क्रम होता है। मैं आपको बता दूं कि वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन करना है। यहाँ पे गुण की मात्रा का मापन करना होगा, गुण की मात्रा, यानी आप ये देखो, ये अगर गुणात्मक था मापन और ये मात्रात्मक हो जाएगा। जैसे मैंने क्वालिटी के आधार पे बात किया है ना, छात्रों की उसकी बुद्धि की मात्रा के आधार पर मैंने कहा कि आपकी बुद्धि हायर है, इसलिए मैंने बुद्धि को रख लिया। निम्न बुद्धि है तो मैंने निम्न स्तर वालों को रख लिया। मैंने कहा कि भाई मध्यम वर्ग के बुद्धि वाले हैं, तो बुद्धि, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल में सवाल भी आ चुका है कि जो है इंटेलिजेंस जो है किसका उदाहरण है, तो वो क्रमित का है, वो क्रमित का है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने नाम सुना भी होगा, अगर जब परीक्षा में बच्चे अंक प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी की इस तरीके की भाग हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कहते हो, आपने वर्ग के आधार पर किया, ये प्रथम वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, तो इस तरीके के आधार पर आप डिवीजन करते हैं, तो वह क्रिया बनता है क्रम वाला, है ना, रैंक के आधार पे। सवाल तो एक ही था, कह रहा था कि श्रेणीगत बताना था हमें, और जैसे इसने कहा कि एक क्लास में, कक्षा में विद्यार्थी का स्थान स्थान का मतलब वही होगा ना, या तो प्रथम होगा, या तो सेकंड होगा, या तो थर्ड होगा। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में ये क्रमवाद पैमाना रिलेट होता है। एक अगर हम बात करते हैं तो एक अंतराल होता है ना, एक अंतराल इंटरवल होता है। जैसे ना इसमें क्या होता है, पैमाने के मापन में किसी या प्राणी के किसी गुण का मापन इकाई के संख्या के आधार पे होगी, है ना। तो संख्या में जिसके अगर मैं कहूँ कि दो लगातार इकाइयों की संख्या का जो समान अंतर होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, समान अंतर के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि भाई 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, देखिए समान अंतर है 5-5 का, है ना, क्या हो रहा है, ये समान अंतर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है संख्या के आधार पे। दूसरी बात एक और ध्यान रखना कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि मापन के गुण में ना एक विहीनता को व्यक्त किया जाता है। यहाँ जो जीरो होता है, जैसा कोई बिंदु ना हो तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जीरो जैसा तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो यहाँ जैसे मैंने 5 के बजाय अगर मैंने यहाँ आगे जीरो लिख देता ना, तो इस वाली प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो ये एथेस्ट जीरो इसको कहा जाता है। ये आपको मिलता रेशियो वाले में, ठीक है, इसमें कहाँ मिलता है, ये आपको रेशियो वाले मिलता है, ठीक है। अनुपातिक वाले में बात करते हैं तो अनुपात होता है, ये इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों से ध्यान रखिएगा, मैं अनुपात वाले की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अंतराल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, अंतराल की बात नहीं कर रहा हूँ। बात को समझिएगा, पहले मैं अनुपात आपको बता देता हूँ। अनुपात में बेसिकली क्या होता है, एथेस्ट जीरो होता है। अनुपात में क्या होता है बताइएगा, अनुपात में क्या होता है, एथेस्ट जीरो होता है ना।
वास्तविक शून्य जैसा बिंदु अगर परीक्षा में पूछता है तो कहाँ पाया गया, तो आप क्या बताओगे, रेशियो में बताओगे। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम और श्याम की बुद्धि जो है 3:2 है, 3:2 है, इस तरीके की बुद्धि एक अनुपात पूछ लिया तो हमने क्या बता दिया, ये अनुपात वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ों को रिलेट कराने में मतलब आप सिंपल करिए कि मापन में आंतरिक मापन के समस्त गुण, आंतरिक मापन के समस्त गुण, आंतरिक मापन मतलब ये जो अंतराल वाला है, अंतराल मापन की जो समस्त क्वालिटी है ना, इसके साथ साथ अगर जीरो आ रहा है तो वो वास्तविक शून्य होगा और ये वास्तविक शून्य अनुपात में आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शून्य का कोई ज्ञान वगैरह वैल्यूज वगैरह अंतराल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है 4 टाइप के होते हैं इसके अंतर्गत, और इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जरा एक और सवालों पे आप लोग नज़र डालते हैं, है ना। और अगला सवाल आपके सामने आएगा 284 आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चंस बेसिकली क्या है कि मैंने पिछले करवा रखा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखे रहिएगा, ठीक है। आगामी परीक्षा डीएसएसबी भी है, एमपी सेट की भी है और यूजीसी नेट की भी है, सोशल वर्क का पेपर है ये, आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिलेट हो सकता है। रिसर्च का प्रश्न, एक अनुसंधान तकनीक जहाँ अनुसंधानकर्ता अनुसंधान एक प्रतिक्रिया जो है प्रतिक्रियादाताओं के साथ आरंभ करते हैं जिन्हें वह जानता या जानती है और वे उपलब्ध हैं, बदले में वे उसे ज़्यादा नया नाम देते हैं तो डैश कहलाता है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में, आपको मालूम भी होगा। देखो मैंने पेपर ये सारे सॉल्व करवा चुका हूँ आप लोगों से, है ना। कुछ क्वेश्चंस अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें से सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है, कल परसों में। सर सुनो बोल रहे हैं डी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि डी ऑप्शन होगा, ओके। अगर आपने यहाँ पे स्नोबॉल सैंपलिंग का चुनाव किया है तो बहुत अच्छा काम किया है स्नोबॉल सैंपलिंग में। और स्नोबॉल सैंपलिंग एक टेक्निक होता है और ये चैन रेफरल सैंपलिंग भी इसको कहा जाता है स्नोबॉल में, मतलब इसको क्या बोला जाता है, चैन रेफरिंग बोला जाता है ना। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है और नॉन प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों को रिसर्च में पढ़ा रखा है ना। तो ये याद रखिएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट है स्नोबॉल, कोटा भी नॉन प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट होता है और मल्टी जो स्टेज सैंपलिंग होता है ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट होता है। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा। सर मल्टी स्टेज तो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, हाँ, उद्देश्य का लेकर और मल्टी को लेकर प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का भी अगर बात करेंगे तो भी ये किसका बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी का बन जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो क्लस्टर एक सैंपलिंग होता है, तो उस प्रक्रिया में भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे हम लोग सैंपल में ना एक दुर्लभ लक्षणों के बारे में हम ज्ञात करते हैं, किसके दुर्लभ लक्षणों के बारे में हम इसकी आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लीजिए एक एडमिन है, ये एडमिन ने कोई डेटा उसको चाहिए तो इसने 2 व्यक्तियों को डेटा का वितरण किया। अब इसने 3 व्यक्तियों को डेटा का वितरण किया, इन तीनों ने इसको ये डेटा दिया, ये डेटा जो है एडमिन को दिया। एडमिन जो होता है वो क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग का ही पार्ट होता है। क्लाइंट की संतुष्टि के लिए यहाँ पे बेसिकली डेटा को ना खोजने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है, तो बदले में उसे ज़्यादा नया नाम देते हैं। नया नाम देखो ये आ रहा है, 2-3 लोग ने सोचा हो सकता है भाई 8-10 लोगों को दिया होगा फॉर्म, ठीक है, ये नए नाम मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 देखिए, जांच और उसके संदर्भ में परिघटना का एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व जैसा कि अध्ययन प्रतिभागियों द्वारा देखा और महसूस किया जाता है। 285 है ना, 285 प्लीज जवाब इसका बताइए, क्या ऑप्शन का आप चुनाव करना उचित समझेंगे। 285 मैंने आपको पहले ही मोटा बता रखा, वितरण। हाँ मैंने आपको पहले ही बता रखा है सर कि मोटा विवरण। हाँ, थिंक डिस्क्रिप्शन बोला जाता है इसको, है ना। थिंक डिस्क्रिप्शंस, इसको मतलब मोटी विवरण प्रक्रिया भी कही जाती है, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में ना एक मोटा विवरण जो है मानव सामाजिक क्रिया का वर्णन है, जो न केवल शारीरिक व्यवहार का वर्णन करता है बल्कि अभिनेताओं के द्वारा व्याख्या किए गए उनके संदर्भों का वर्णन होता है। तो सवाल कहता है कि भाई जांच और उसके संदर्भ में
या उसके संदर्भ की परिघटना का एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व जैसा कि अध्ययन प्रतिभागियों द्वारा देखा और महसूस किया जाता है, वह परिपेक्ष होता है मोटा विवरण का। मोटा विवरण पहली बार 20वीं शताब्दी के दौरान एक विद्वान था जिनका नाम था गिलबर्ट राइल, इनके द्वारा पेश किया गया था। क्या नाम था? गिलबर्ट राइल। गिलबर्ट रॉय। हाँ, इन्होंने 20वीं शताब्दी में जो है जिक्र किया था। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने किलफोर्ट का नाम सुना होगा। किलफोर्ट महोदय ने 1973 में 1973 में, ठीक है, इनकी एक पुस्तक आई थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स। उस किताब में नृवंश विज्ञान करने की एक अपनी पद्धति को चित्रित करने के लिए विकसित किया था मोटा विवरण को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। गिलबर्ट राइन की अगर हम बात करते हैं 19वीं सदी के दौरान में, तो सन 1968 का दौर था। 1968 में इनकी एक किताब आई थी द थिंकिंग ऑफ थॉट्स। द थिंकिंग ऑफ थॉट्स व्हाट इज ले प्रेशर डूइंग करके था। वहाँ पर ये ने प्रस्तुत किया था तो सोचना और चिंतन करने की बात। तो वहाँ पे मोटा विवरण जैसे बात बताया था उसने। थिंक जो है डिस्क्रिप्शनेशन की जो शब्द है वो चीज़ें इसमें बताया था। और ये गिलबर्ट राइल महोदय ब्रिटिश के विद्वान हैं या ब्रिटिश दार्शनिक हैं। ठीक है, गिलबर्ट राइल 1968 में द थिंकिंग ऑफ थॉट्स की किताब लिखा, उसी में ये किताब में जिक्र किया है मोटा विवरण के बारे में। दूसरे नंबर पे मैंने जो किलफर्ट का नाम बताया 1973 वाला, ये नाम आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हालांकि मैंने ये पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया था, लेकिन रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से मैं आप लोगों को ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। 286 कह रहा है कि सामग्री विश्लेषण का एक विशेष प्रकार जहां अनुसंधानकर्ता एक दिए गए पाठ्य के सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ के भीतर उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ व्याख्यात करने का प्रयास करता है। तो आप लोगों ने कल ही के साथ, हम लोगों ने इसका कल ही शायद जवाब लगाए थे ना। यस सर, शाम को। यस सर, व्याख्यात्मक विश्लेषण। व्याख्यात्मक विश्लेषण, हाँ जी। अगर यहाँ पर आपने व्याख्यात्मक विश्लेषण किया है, म्यूट हो जाइए प्लीज़, एक बार म्यूट हो जाइए। तो व्याख्यात्मक विश्लेषण के दौरान में देखिए, व्याख्यात्मक घटना विश्लेषण जो होता है ना, वो मनोविज्ञान अनुसंधान का एक गुणात्मक रूप है। किसका रूप है? गुणात्मक रूप है। ठीक है, कौन सा रूप है ये? गुणात्मक रूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी व्याख्यात्मक परिघटना विश्लेषण को इन शॉर्ट में IPA कहा जाता है। IPA कहा जाता है इन शॉर्ट में। ठीक है, व्याख्यात्मक जो है घटनात्मक विश्लेषण को। आपको बता दें, इसके अंतर्गत सामान्य निष्कर्षों का उत्पादन करने के बजाय इसका उद्देश्य इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करना है कि किसी दिए गए संदर्भ में कोई व्यक्ति या किसी दी गई स्थिति को कैसे समझना है, इसकी बात करता है। ठीक है, तो सामग्री विश्लेषण की जो टोटल भूमिका होती है वो ऑप्शन नंबर C वाले ऑप्शन पर करेक्ट जाएगा आपका। व्याख्यात्मक विश्लेषण को ही रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस तकनीक में प्रतिचयन ढांचा को क्वेश्चन नंबर 287 में किसी मानदंड के अनुसार श्रेणीगत किया जाता है और तथ्य उस श्रेणीगत सूची के माध्यम से नियमित अंतरालों पर चुन जाते हैं। तो बताइए जरा, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा, एक जो है स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा सैंपलिंग, एक क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगा, एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो जाएगा। सवाल फिर से सुनिए, प्रतिचयन ढांचा को किसी मानदंड के अनुसार श्रेणीगत करना है, तत्व उस श्रेणीगत की सूची के माध्यम से करना है, तो सिस्टमैटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस सर, सिस्टमैटिक प्रणालीगत। सिस्टमैटिक सैंपलिंग होता है एक, है ना। और मैं आपको ये बताना उचित समझूंगा कि इसी को व्यवस्थित कहा जाता है। ये ना सर्वेक्षण के दौरान यूज़ होता है। किसके दौरान यूज़ होता है? सर्वेक्षण के दौरान। सर्वेक्षण पद्धति में ना एक डायमेंशन जो होता है सिस्टमैटिक सैंपल, एक सांख्यिकीय पद्धति है जिसमें एक क्रमबद्ध सैंपल फ्रेम के तथ्यों का चयन शामिल होता है। तो सिस्टमैटिक सैंपल का सबसे आम रूप से एक संभावना विधि है और यह विशेष रूप से तब लागू होती है जब सैंपल नमूना व्यक्ति, घर या निगम जैसी प्रक्रिया में हो तब। तो लक्षित जो जनसंख्या होता है, लक्षित जनसंख्या से सैंपल और डेटा प्राप्त करने की एक परिभाषित प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रतिचयन। सिस्टमैटिक प्रतिचयन।
ठीक है, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग जिक्र करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 288 ना, मीडिया 288 क्वेश्चन है कि मीडिया के समाजशास्त्र में अनेकार्थी का संदर्भ है। यहाँ से हमें करना है सवाल, शायद कि यहाँ कल किए थे, नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं हुआ सर, करना है ये। चलो बताइए, अब यहीं से हम लोग चर्चा करेंगे। बताइए, सवाल आपके सामने दिया गया है, मीडिया के समाजशास्त्र में अनेकार्थी का संदर्भ क्या हो सकता है। पहला कहा कि प्रत्येक मीडिया संदेश या पाठ्य कई प्रकार से व्याख्यात होने में सक्षम है। मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन। सवाल को मैं फिर से रिपीट करना उचित समझूंगा। सवाल इसमें पूछा गया आपसे कि मीडिया के संदर्भ में, इन सोशोलॉजी ऑफ मीडिया, समाजशास्त्र में मीडिया है ना, अनेकार्थी इस संदर्भ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। यानी एक प्रकार से द टर्म पॉलीसेमिक, पॉलीसेमिक को कहा जाता है, अनेकार्थी का रेफरेंस क्या हो सकता है ना। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पॉलीसेमी एक शब्द है ना, और एक होमोमेनी एक शब्द है। ठीक है, और मीडिया में जो पॉलीसेमी का मतलब होता है, समझिएगा, मीडिया में, समाजशास्त्र की मीडिया में अगर हम बात कर रहे हैं, पॉलीसेमी का जो मतलब होता है, पॉलीसेमी का मतलब क्या होता है, अनेकार्थी, है ना, ध्यान रखिएगा। एक पॉलीसेमी होता है ना, तो मैंने पूछा उसका अनेकार्थी शब्द। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, स्पष्ट करिए। यस सर, यस सर। तो देखिए, इसमें इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि मीडिया टेक्स्ट के कई अर्थ हो सकते हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मीडिया के जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट जो होते हैं लिखने वाला, उसके कई अर्थ हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि नहीं? आप देखो, किसी हो सर। बिल्कुल सर। हो सकते हैं ना भाई, किशोरी के साथ ये क्रिया हुआ, किशोर के साथ ये एक्टिविटी हुआ, ठीक है, दिल्ली के सीएम के साथ ये क्रिया विधि हुई। तो इस तरीके के जो शब्द या होता है, तो प्रत्येक मीडिया संदेश और पाठ्य कई प्रकार से व्याख्यात करते हैं ना, और ये कई प्रकार की चीज़ों को जब व्याख्या की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, अनेक अर्थी कहा जाता है, इसे पॉलीसेमी कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, पॉलीसेमी कहा जाता है। पॉलीसेमी जब किसी प्रतीक या शब्द या वाक्यांश का अर्थ कई अलग अलग चीज़ों में हो, कई अलग अलग चीज़ों में है ना, कई अलग अलग, एक शब्द का कई अर्थ निकल जाए, है कि नहीं, आप समझ रहे हो ना, इस चीज़ को पॉलीसेमी कहते हैं। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक शब्द और होता है जिसको होमोमिनी कहा जाता है, होमोमिनी कहा जाता है ना। होमोमेनी का देखो, बहुअर्थी कह लीजिए, अनेक अर्थी कह लीजिए, बात एक ही है, वो स्पष्ट हो गया पॉलीसेमी का, ठीक है। लेकिन जो होमोनिमी होता है, उसमें ना आर्थोग्राफिक प्रतिनिधित्व का जो है साझा होता है। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं किस प्रक्रिया के रूप में, तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे होमोमेनी में वन, यानी एक शब्द का कोई ना कोई एक मीनिंग निकालेगा, होमोमीन्स का मतलब, है ना, मतलब ये कि ऐसे शब्द या समूह होंगे जिनकी ध्वनि तो समान होगी लेकिन शब्द के अर्थ में भिन्न निकल जाएगा। प्रक्रिया मोनोनिम्स का पार्ट बन जाता है। प्रक्रियाएं वहाँ पर क्या बन जाती है, अनेकार्थी के बजाय जब हम बात करते हैं ना, पोलोसेमी के बजाय होमोमेनिस का बन जाएगा, है ना। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मीडिया के अध्ययन में ये शब्द भी फेमस रहा है, मीडिया के अध्ययन में, समाज मीडिया के अध्ययन में ये शब्द भी हमें देखने को मिलता। तो जने आप सामाजिक ताना बाना है, नेटवर्क है, सोशल परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर ये शब्द रिलेट होता है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ समझिए, एक बात आपको ये बताना मैं उचित समझूंगा कि जब आप लोगों से पूछ लिया जाए ऐसे में इसके अंतर को लेकर, किसके अंतरों को लेकर, पॉलीसेमी को लेकर और होमोसेमी को लेकर, तो मैं एक यहाँ पर 2-3 फैक्ट बताना उचित समझूंगा जिसकी वजह से आप सवाल को सही तरीके से लगा सके, ठीक है, सही ऑप्शन में, मतलब उसका सही जवाब दे सको। पॉलीसेमी एक भाषाई शब्द है
जो उस घटना को संदर्भित करेगी, जो एक घटना को संदर्भित करेगी। वाक्यांश और शब्द के कई संबंधित कई अर्थ पाए जाएंगे, है ना। पॉलीसेमी, पॉलीसेमी का मतलब बेसिकली क्या होता है, कई होता है। सेमा का मतलब चिन्ह होता है। पॉली का मतलब कई होता है, सेमा का मतलब चिन्ह होता है ना। अब मतलब कई चिन्ह या कई वाक्यांश की बात हो जाएगी तो यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ों में रिलेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक शब्द आता है आपका हेमी। अच्छा, हेमी की प्रक्रिया में जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पर्टिकुलर एक शब्द एक जैसे मीनिंग को बताने का प्रयास करता है ना। अच्छा, एक जैसे मीनिंग का अर्थ क्या होता है, समानार्थक शब्द आप बोल सकते हो, समानार्थक शब्द बता सकते हो। अलग अलग अर्थ के रूप में बनेंगे लेकिन वहां पर भी प्रक्रिया है। लेकिन एक ही लिखे गए उदाहरण के लीड में या क्रिया में संज्ञा में उस चीज़ों को हम रिलेट कराएंगे, है ना। वहां पे भी अलग अलग अर्थ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परिपेक्ष एक ही चीज़ों को उदाहरण देगा। वो एक ही चीज़ में मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि अनेक अर्थों वाले जो शब्दों को संदर्भित कर रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया में अनेकार्थी शब्द बन जाता है। जब एकल शब्दकोश की प्रविष्टि के अंतर्गत सूचीबद्ध करेंगे एक ही प्रक्रिया में तो उस शब्द को हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मीडिया जो केवल समाचार पत्रों और टेलीविजन पर केंद्रित होने को प्रवृत्त है तो ये बेसिकली अनेकार्थी शब्द का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा हेमी पार्ट का। मिश्रित और व्यापक रूप में फैले हुए दर्शक जो होते हैं ये भी उसी का पार्ट बनेगा। तकनीक जो उत्पादन और खरीद में अपेक्षित रूप से सस्ती होती है, इसमें भी कहीं मतलब आप देखिए कहीं सस्ता मिल सकता है तो कहीं महंगा मिल सकता है। इनके मीनिंग को आप समझने का प्रयास करिए क्योंकि मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होमोनीमी का भी, होमोनीमी अलग पार्ट होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसको आप होमोफोन जैसे शब्दों से भी आप रिलेट कर सकते हैं जिसकी ध्वनि तो समान होगी लेकिन शब्द के अर्थ में भिन्नता होगी। नो माने क्या होता है बताइए, नहीं, और एक नो मीन्स क्या होता है, जानना, जानना। जानना। तो दोनों का देखिए प्रोनाउंसिएशन यानी ध्वनि क्या हुई, समान हुई, लेकिन अर्थ क्या हुआ, अलग अलग हुआ। ये अलग अलग। तो ये क्या कहलाता है, होमोनिम्स कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 289 को देखेंगे और यहाँ पे कहता है कि एक नेता जो प्रत्यक्षता कर्मचारियों को, किसको, कर्मचारियों को, देखिए, एक नेता जो प्रत्यक्षता कर्मचारियों को पर्यवेक्षित नहीं करता है और अपने पर्यवेक्षणाधीनों को नियमित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है ना। अच्छा सवाल है और उम्मीद है मुझे कि आप लोग बता भी दोगे इसका करेक्ट ऑप्शन भी, है ना। क्या होना चाहिए प्लीज। हस्तक्षेपी लेजिस्फेयर। अच्छा, अहस्तक्षेपी की बात आप कर रहे हो, ओके। देखिए ये आपने जो मुझे जवाब दिया है यहाँ पे, इसे लेजीज फेयर लीडर का पार्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ ये बताना उचित समझूंगा कि इस परिप्रेक्ष्य में जब एक नेता जो सीधे कर्मचारियों की निगरानी नहीं करता है, प्रत्यक्षता का मतलब सीधे हो गया, कर्मचारियों को पर्यवेक्षित नहीं करता है यानी निगरानी नहीं रखता, पर्यवेक्षित मतलब ऑब्जर्वेशन में नहीं रख रहा है, और अपने पर्यवेक्षण के तहत उन लोगों को नियमित अपडेट प्रदान करना चाहता है, सॉरी अपडेट प्रदान करने में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। मतलब अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने में क्या हो गया, वो विफल हो गया, असमर्थ हो गया। प्रश्न को शुद्ध शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब एक बात बताइए सिंपल तरीके से कि अगर एक नेता सीधे कर्मचारी की कोई ऑब्जर्वेशन अवलोकन निगरानी नहीं कर रहा है और पर्यवेक्षण के तहत उन लोगों को नियमित अपडेट नहीं दे पा रहा है, और अपडेट जैसे भाई ये चीज़ें योजना चलाई गई, ठीक है, योजना नहीं बता पा रहा है नेता अपने जहाँ अपने कम्युनिटी में या अपने समुदाय के लोगों में, तो वहाँ पे वो विफल हो गया। हस्तक्षेप तो होगा नहीं, वह अहस्तक्षेप होगा। हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन होता है और यहाँ पे अहस्तक्षेपी प्रक्रिया यहाँ पे रिलेट होगी। तानाशाही तो कहोगे नहीं कि तानाशाही की वजह से वो गया नहीं,
अच्छा, प्रतिभागी अगर होता तो वो असमर्थ क्यों होता, फिर तो वो सफल होता, इसलिए ये होगा नहीं। अंतरकर्ता, अंतरकर्ता का मतलब होता है कि भाई अपनत्व जैसी भावना देख रहा है उस समुदाय के लोगों में, जनता में, प्रजा में, तो उनके साथ वही काम कर रहा है। असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में अहस्तक्षेपी शब्द आएगा, और यहाँ पे करेक्ट जवाब जो जाएगा ऑप्शन में, वो आपका पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पावर ऑफ ना लीडरशिप का ये एक टाइप है, नेतृत्व में जो शक्ति होती है, प्रभावी नेताओं के 9 प्रकार बताए गए हैं। उन 9 प्रकारों में से एक जो है नेतृत्व शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जिक्र करते हैं तो नाम हमें देखने को मिलता अहस्ताक्षेपी शब्द। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सूचनात्मक शक्ति होती है इनके अंदर, है ना, नैतिक शक्ति इनके अंदर होती है, कन्वेंशन शक्ति होती है, एक पावर है ये, विशेषज्ञ शक्ति, क्रिया की शक्ति, है ना, और दिग्दर्शन की शक्ति पाई जाती है इनमें, है ना। इस तरीके की क्रिया बेसिकली पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 290, एक समाज या समाज के, ठीक है, एक समाज या समाज के एक उप समुच्चय द्वारा एक व्यक्ति पर लगाए गए वास्तविक, सोचे गए, अपेक्षित स्पर्श और अस्पर्श पुरस्कार या दंड से संदर्भित होता है, दंड से संदर्भित होता है। तो किस ऑप्शन का चुनाव करना आप उचित समझेंगे, बताइएगा जरा एक बार प्लीज। बी नंबर सर। बी नंबर, देखिए फिर से सुनिएगा, मैंने एक चीज यहां पर आप लोगों को बताया है कि वह समाज या समाज का एक उप समुच्चय द्वारा एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए वास्तविक, सोचे गए, अपेक्षित स्पर्श और अस्पर्श पुरस्कार और दंड से है, पुरस्कार भी है दंड से भी है। तो ये प्रक्रिया सामाजिक मनोविज्ञान में ए नंबर। हाँ, एक दृढ़ीकरण है। सामाजिक दृढ़ीकरण। हाँ, दृढ़ीकरण। और मैं आपको इसको सोशल रेनफोर्समेंट कहते हैं, दृढ़ीकरण का मतलब होता है रेनफोर्समेंट। अब आपको बता दूं कि जैसे सामाजिक दृढ़ीकरण ना मुस्कुराहट, स्वीकृति, प्रशंसा, ध्यान जैसे कार्यों के रूप में प्रतिक्रिया होती है ना। हम अपने किसी काम के जवाब में अन्य लोगों से जब प्राप्त कोई चीज़ें करते हैं या किसी व्यवहार में शामिल होते हैं तो उसके लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित हो सकते हैं। प्रोत्साहित का मतलब उस कार्य से क्या हो सकते हैं, पुरस्कार पा सकते हैं, हो सकता है उसी क्रिया से सीखेंगे तो हो सकता है हमें दंड भी मिल जाएगा, नेगेटिव कार्य को सीख लेंगे तो, है ना। तो दृढ़ीकरण इस शब्द को कहते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो किसी चीज को मजबूत या प्रोत्साहित करे, है ना। तो वो चीज़ें हो सकती है, वास्तविक चीज़ों को लेकर सोचें आप, स्पर्श जैसे, अपेक्षित जैसे, अस्पर्श पुरस्कार या दंड जैसी चीज़ें रिलेट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, दृढ़ीकरण, सामाजिक दृढ़ीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, है ना। और देखो सोशल जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका किस परिप्रेक्ष्य में होता है, सोशल स्ट्रक्चर जिसको आप लोग सामाजिक संरचना कहते हो, और आसान भी है, आप लोग जानते भी हैं सामाजिक संरचना के बारे में। सामाजिक संरचना का मतलब होता है कि समाज का वह स्वरूप प्रकट होता है जिससे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों से बनी होती है, परिवार, संस्था, संघ, प्रतिमान, संबंध, मूल्य, पद आदि से मिलकर ही तो बनी होती है समाज की संरचनाएं, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है सोशल लर्निंग, है कि नहीं। सोशल लर्निंग, आपने नाम सुना होगा एक सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, कई प्रमुख मान्यताओं पर आधारित था, है ना। लोग अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, ऐसी बात थी सोशल लर्निंग में, है ना। क्या करते हैं लोग, अवलोकन के माध्यम सीखते हैं। विद्यार्थी केवल एक मॉडल का अवलोकन करके नया व्यवहार ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर योगा कर रहे हो तो देख कर ही तो व्यक्ति, बच्चा क्या कर रहा है या क्लाइंट क्या कर रहा है, योगा कर रहा है आपका, तो उससे क्या कर रहा है, वो अर्जित कर लिया आपको इस योगा वाली एक्टिविटी को। ठीक है, तो दृढ़ीकरण भी यहाँ पे दंड व्यवहार सीखने पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। अगर आप कोई असामाजिक व्यवहार कर रहे हो
कोई आपको देख रहा है तो देखकर वो भी कर सकता है असामाजिक व्यवहार इस तरीके से, तो वो एक प्रकार सामाजिक अध्ययन का पार्ट में आ जाएगा। अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो आपको पुरस्कार मिलेगा, तो कोई हो सकता है आपको देखकर उससे मोटिवेट हो और उस चीज़ों को समाज में अच्छा व्यवहार कर उसे भी वहाँ पे पुरस्कार मिल जाए, तो वो सामाजिक अध्ययन का पार्ट बन जाता है। ठीक है। और एक होता है सोशल इंटरेक्शन शब्द को लेकर, हम इंटरेक्शन से जो शब्द रिलेट होता है वो अंतःक्रियावाद होता है। आपने एक नाम सुना होगा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रियावाद, दोनों एक ही होती है। एक समाजशास्त्र का सिद्धांत है जो बताता है कि हमारी वास्तविकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है ना। हमारी वास्तविकता किस रूप से निर्मित होती है? सामाजिकता के रूप में क्या होती है? वो निर्मित होती है ना। तो इस तरीके के शब्द जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है। इंट्रा और पारस्परिक संचार दोनों का भी इसमें जो है यूज किया जाता है। ठीक है। एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी माना जाता है। जब कई अन्य व्यक्ति या अन्य लोग आसपास होते हैं तो लोगों में एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की अधिक संभावना होती है, तो सामाजिक अन्योन क्रिया होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन ए ही था, हाँ ऑप्शन ए ही था ना। यस सर, यस जी सर। सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आ गया है? 291। 291। अब देखिए 291 का सवाल पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। एक या अधिक स्थानों पर एक परिघटना को उसकी प्राकृतिक अवस्थिति में एक समय तक गहन अध्ययन करने की विधि है। तो ये केस रिसर्च है। केस रिसर्च किस ऑप्शन, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक या अधिक स्थान पर, है ना, एक परिघटना, एक कोई क्लाइंट है और उसका कोई एक केस को उसकी प्रकृति अवस्थिति में एक समय तक गहन अध्ययन करने की विधि, मामला अनुसंधान, जिसको आप क्या बोलोगे? केस रिसर्च, यस। है ना, केस रिसर्च। ठीक है। रिसर्च के क्वेश्चंस लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग। केस स्टडी एक विधि होती है जो शोध दृष्टिकोण को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग आमतौर पर सामाजिक विज्ञान और समाज कार्य के बुनियादी सिद्धांतों के कारणों को पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय या घटना की जांच और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। केस स्टडी विधि किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में विस्तार से अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मामला अध्ययन यूज में लाना पड़ता है कि नहीं? बताओ। और मामला अध्ययन जो होता है वो एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से यूज होती है। यह विधि बहुत, अगर हम बात करें तो बहुत सरल और सस्ती होती है। केस रिसर्च वाला यह कारणों का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है कि नहीं? ये इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। सामाजिक इकाई को गहन और विस्तृत और गहन अध्ययन की बात अगर कोई करता है तो वो केस अध्ययन विधि में ही किया जाता है। ठीक है। और गुणात्मक और सस्ती विधि जो कारणों का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। बोलिए एक बार। यस सर। हाँ आप सर ए ऑप्शन। हाँ बताएंगे। यहाँ पर एक और शब्द देखिए, परिघटना शास्त्र लिखा हुआ है। यानी ये परिघटना, देखो केवल परिघटना आप लोगों को कंफ्यूज करने की, इसका केवल एक ही मतलब होता है, घटना, है ना। फेनोमेनोलॉजी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है केवल घटना, है ना, केवल घटना। अच्छा, इस संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं इसका भाव क्या निकलता है? ये किसी संयोज या बात के होने को दर्शाता है। परिघटना या घटना का प्रकार अगर हम बात करते हैं तो किसी समस्या के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के संबंध में अगर कोई बताना चाहता है तो ये प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आती है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई घटना है, केस या स्टडी के दौरान भी वो चीज़ें आ सकती है, तो जो है फेनोमेनोलॉजी अनुभव का एक दर्शन है ना। घटना विज्ञान के लिए सभी अर्थ और मूल्य का अंतिम स्रोत है जो मनुष्य को जीवित अनुभव के रूप में दर्शाती है। तो अब उसके प्रक्रिया में, मतलब जैसे कोई घटना है तो उसके कार्य को ना अनुभव के आधार पर दर्शाएगी, है ना। अनुभव मतलब किस तरीके से वो कार्य कर रहा था, उसके बेस्ड, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत होंगी।
ठीक है। और एक होता है एथनोग्राफी, हम बात करते हैं। एथनोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नृवंश विज्ञान कहते हैं। नृवंश को एक प्रकार का विशेष अध्ययन कहा जाता है, अनुसंधान के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है। जैसे ना किसी निश्चित संगठन या समुदाय में उसके व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए स्वयं को शामिल करना शामिल होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नृवंश विज्ञान कहेंगे। और नृवंश विज्ञान में या नृवंश विज्ञान के अंतर्गत विशेष समुदाय की अंतःक्रियाओं को करीब से देखने के लिए जो है प्रतिक्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है। तो दुनिया को उसके सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण को जानने के लिए एक शोध पद्धति होती है। वो क्या पद्धति है, नृवंश विज्ञान। फिर से सुनो, नृवंश विज्ञान दुनिया को उसके सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण, समाज के जो संबंध हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए एक शोध पद्धति है नृवंश विज्ञान, जो व्यवहारिक चीज़ों पर रिलेट कराती है ना। जो डेटा एकत्र करने की एक गुणात्मक विधि है जिसका उपयोग अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में किया जाता है। तो क्या नाम है उसका, नृवंश विज्ञान। क्लियर रहेगा यहाँ पर, बता दीजिए एक बार। यस सर। सर प्रणाली प्रतिचयन इसी तरह एक्सप्लेन। प्रणाली प्रतिचयन एक्सप्लेन करना है, ग्राउंड सर यस। हाँ ओके, कर देते हैं। अभी पहले आप इधर वाले देखो, इस वाले ऑप्शन में आधार एक वो होता है अनुसंधान, इसको ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ग्राउंडेड या जो है ग्राउंडेड सिद्धांत कहा जाता है। ये एक ना बेसिक या आप आधार अनुसंधान होता है, एक व्यवस्थित पद्धति है जिसे बड़े पैमाने पर ना सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। बड़े पैमाने पर होता है, समाज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो करते हैं। और ये गुणात्मक अनुसंधान में लागू होता है, गुणात्मक में, मात्रात्मक में नहीं होता है, गुणात्मक में होता है ये। ठीक है। और यहाँ पे ना इसको क्या करने के लिए किया जाता है, ये डेटा को कलेक्ट करेगा। जैसे डेटा कोई आया तो कलेक्ट कर लिया, फिर उसका विश्लेषण करने के माध्यम से परिकल्पना का और सिद्धांतों का निर्माण होगा। तो जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है वो बेसिकली परिकल्पना के लिए की जाती है, और किसी सिद्धांत का निर्माण करना है तो इसके लिए की जाती है। ठीक है। और ग्राउंडेड थ्योरी ने आगमनात्मक तर्क का अनुप्रयोग करता है ना, आगमनात्मक तर्क। ठीक है, एक निगमनात्मक तर्क होता है, एक आगमनात्मक तर्क होता है। तो आगमनात्मक तर्क में क्या लागू होता है, ग्राउंडेड थ्योरी लागू होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी किसी बच्चे ने कहा भाई सैंपलिंग जो है सिस्टमैटिक। सर हो गया सर, हो गया। मुझे दोनों डिस्प्ले में दिखा तो इधर दिख गया सर, इसलिए मैंने बोला राइट। ओके ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो ठीक। जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो माना जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते ओके। हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये अभी आज हम लोगों को ये पेपर जो है फिनिश करना है 15 मिनट के अंदर में, है ना। थोड़ा सा तीव्र गति करेंगे अब, है ना। ये पेपर फिनिश करना है क्योंकि शाम को हम बात करना चाहेंगे समाज की समस्याओं पर। आपकी 8 बजे जो क्लास होगी ना, सामाजिक समस्याएं जो हैं उन पर चर्चा करूंगा। जरा देखिए इस सवाल को, कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में ना अपर्याप्त संसाधन के लिए संघर्ष से उपजता है, या संघर्ष प्राथमिक रूप से आर्थिक संसाधनों से संबंधित है। इसमें प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति हेतु दर्शन भी शामिल हो सकता है। सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में यह दृष्टिकोण किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। मैक्स वेबर एक ऐसे पर्सन है, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति हेतु संघर्ष बताया है। मैंने ये नोट भी करवाया है सामाजिक स्तरीकरण में। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाले को करेक्ट जवाब दीजिएगा। ठीक है। किंग्सले डेविस और मुर्रे जी का जब भी नाम आता है ना तो ये समानांतर विभाजन करते हैं, क्षैतिज विभाजन करते हैं निम्न और उच्च वर्गों में, उस प्रक्रिया में आता है। कार्ल मार्क्स के नाम तो बेसिकली आप सबको पता ही है, संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही आता है इनका नाम। ठीक है। और एक मेल्विन एम ट्विन का नाम आता है। अच्छा, इनका नाम आप लोगों ने सुना है क्या, ये किस रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट महोदय हैं। इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण को ना अगर हम बात करते हैं तो सन 1967 में जब बताया था तो फॉर्म एंड फंक्शन के रूप में बताया था। फंक्शन ऑफ इन जो है इनइक्वालिटी के बारे में, समानता के जो कार्य बताए थे।
ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण में समानता कार्य होना चाहिए, निम्नता और उच्चता जैसे शब्द नहीं होना चाहिए। निम्नता और उच्चता जैसे शब्द नहीं होना चाहिए। ये किसने बोला है? तो मेल्विन एम ट्यूमिन ने बोला है। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1967 में बोला था, 1967 में। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। और अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? कहता है कि क्वेश्चन नंबर 293, साक्षात्कार, फोकस समूह आदि जैसे कई स्रोतों के आंकड़े जो है एकत्रित करना डैश कहलाता है ना? डैश कहलाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो आंकड़े त्रिकोणीयता कहलाती है ना? डेटा ट्रेंगुलेशंस कहलाता है। ये बात को समझिएगा, यहाँ पे डेटा ट्रेंगुलेशंस होगा, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये एक डेफिनेशन। यस सर, यही होगा। हाँ, ठीक है, ये चीज़ें एक प्रकार से रिलेट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा कुछ कह रहा है? सर वो किसी की रिकॉर्डिंग हो रहा था। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब भी साक्षात्कार और फोकस समूह आदि जैसे कई स्रोतों से आंकड़े एकत्र करना होता है तो वो आंकड़े त्रिकोणीयता कहलाती है। ठीक है, साक्षात्कार के माध्यम से डेटा कैसे एकत्र वगैरह किए जाते हैं, इन जैसे शब्दों को भी ये रिलेट कराता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस स्टडी की प्रक्रिया में भी ये चीज़ें शामिल है। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड में ये चीज़ें शामिल है, इंटरव्यू में शामिल है, फोकस ग्रुप में शामिल है, सर्वे में शामिल है और ऑब्जर्वेशन में शामिल है। इस तरीके की चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इस बात को ध्यान रखना आप सभी लोग। त्रिभुज डेटा का टाइप होता है, एक बहुभुज प्रकार का होता है ना? बहुभुज प्रकार बोला जाता है इसको। और ये प्रक्रिया जो होती है डेटा कलेक्शन को लेकर होती है, डेटा कलेक्शन को लेकर होती है। ठीक है, इसमें डेटा रिसोर्सेज इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड टाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्लाइंट इन्वॉल्व होगा, उनका उसका पूरा स्टडी की जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर पहला ऑप्शन क्या होगा? ऑब्जर्वे जो है ऑब्जर्वे ये जो ना ऑब्जर्व ट्रेंगुलेशंस है, ये ना ये प्रेक्षक त्रिभुजक कहलाता है इसको, है ना? और इसका मतलब ये होता है कि त्रुटियां वगैरह देखने का काम करता है। तो ये पर्यवेक्षक की भूमिका आ जाती है फिर वहाँ पे, है ना? पर्यवेक्षक की भूमिका आ जाती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये वर्टिकल किया जाता है, ये वर्टिकल किया जाता है। एक सिंगल होता है और सिंगल ट्रायंगुलर जो पार्ट होता है वो केवल केस स्टडी में ही रिलेट होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ये भी नहीं होगा। सवाल है फोकस समूह, मैंने पहले बताया, रिसोर्सेज भी बताया, इंटरव्यू भी बताया आपको। इन सारी चीज़ों में जो एकत्रित होता है वो डेटा ट्रायंगुलेशंस में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 294 देखिए, यह दृष्टिकोण की एक व्यक्ति द्वारा किए गए ऐच्छिक कार्यों और निर्णय बाह्य दुनिया में पाए गए दंड और पुरस्कार द्वारा प्रभावित और बनाए जाते हैं डैश कहलाता है ना? डैश कहलाता है। प्लीज़ एक बार इसका सही जवाब बताने का प्रयास करिएगा, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बी नंबर। और देखो, किसी दृष्टिकोण व्यक्ति द्वारा एक ऐच्छिक कार्य का और निर्णय बाह्य दुनिया में पाए गए दंड और पुरस्कार से प्रभावित बनाए गए कहलाता है। आपने एक नाम सुना है, बीएफ स्किनर का ओसीटी एक थ्योरी है। उस थ्योरी को बोला गया है ऑपरेंट कंडीशन बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला गया है। उस ऑपरेंट कंडीशनिंग को जब पढ़ेंगे ना तो ऐच्छिक कार्य को लेकर बात किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, और कहा गया कि वह दुनिया में पाया गया जो होता है वो दंड और पुरस्कार दोनों जो है प्रभावित होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में बीएफ स्किनर का ये जो है स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो बीएफ स्किनर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सत्य माना जाएगा। परिचालन एक होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल लर्निंग, मैंने सोशल लर्निंग आप लोगों को बताया भी है। सोशल लर्निंग सोशल कंडीशनिंग होता है। सामाजिक अनुकूलन एक समाज में व्यक्तियों को सामान्य रूप से समाज द्वारा स्वीकार तरीके से या अनुमोदित तरीके से समाज के भीतर ना सहकर्मी समूह होता है, उन समूहों के द्वारा प्रतिक्रिया देने का प्रशिक्षण देने के लिए समाजशास्त्रीय प्रक्रिया की अवधारणा आ जाती है। तो रीति रिवाज हो गया, परंपरा हो गया, मानदंड हो गया, है ना? इनके विचारधाराओं को विरासत में लेने की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक अनुकूलन में होती है। एक जो है उत्कृष्ट होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इवान पेट्रिक पावलोव का नाम सुना होगा। घंटी की आवाज़ पर कुत्ते पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और हैबिट पर यह आधारित था। किस पे था आधारित? हैबिट पे। सबसे पहली थ्योरी आई थी 1904 में, 1904 में आई थी सबसे पहली थ्योरी, यही मानी जाती है इवान पेट्रिक पावलोव की। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा।
एक होता है आदत हो जाना, हैबिचुअल, जैसे आप लोग हैबिट कहते हो ना, आदत का बेसिकली मीनिंग यही होता है, अभ्यास, लत, व्यसन जैसी प्रक्रिया यहाँ पे रिलेट होती है। आदत का अर्थ होता है अनजाने में और अक्सर मजबूरीवश कुछ करना, है ना, उस प्रक्रिया को। तो अभ्यास नियमितता के साथ आमतौर पर पसंद के माध्यम से अपनाए जाने वाले कार्य या विधि का सुझाव देता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाता है, आदत हो जाना। जैसे आदत शब्द को रिलेट करा देता है यहाँ पे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 295, वह अनुसंधान जिसके मूल नृविज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में है। देखो, एक तो मूल पूछा ना, बेसिक, मूल का मतलब बेसिक होता है, तो नृविज्ञान में है, समाजशास्त्र में है, मनोविज्ञान में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता भी सकते हो। ऑप्शन नंबर आपको अगर हम बात करेंगे तो व्याख्यात्मक जैसे शब्दों में, है ना, किसके जैसे शब्दों में, व्याख्यात्मक जैसे शब्दों में। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें रिलेट होंगी और मैं आप लोगों को ये बताना उचित समझूंगा कि व्याख्या के संबंध में, है ना, किसी चीज़ के बारे में स्पष्टीकरण देना, जैसे विज्ञान के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, समाज कार्य के बारे में। ठीक है, कुछ प्रस्ताव में मुख्य पाठ के बाद व्याख्या नोट्स शामिल अगर कर देते हो आप लोग, तो वह व्याख्यात्मक कहलाता है। और इस तरीके की चीज़ें इन चीज़ों में देखने को मिलता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसको, ये व्याख्यात्मक को जी सर। इंटरप्रेटेटिव, जी ठीक है, थैंक यू। इंटरप्रेटेटिव, हाँ, इसको इंटरप्रेटेटिव बोलेंगे व्याख्यात्मक को। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, वो क्रॉस सेक्शनल को इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस जो है अनुप्रस्थ बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एक स्टडी होती है जो सामाजिक विज्ञान में होता है और चिकित्सा विज्ञान में होता है, जीव विज्ञान में होता है। तो वो सामाजिक विज्ञान नोट कर लीजिएगा, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट में आता है ये, तो एक तो आप नोट करिएगा सामाजिक विज्ञान में आता है, और एक आपका आता है जीव विज्ञान में आता है, एक आपका आता है चिकित्सा अनुसंधान में आता है। इस तरीके की इन चीज़ों को जो है क्रॉस सेक्शनल अध्ययन होता है, एक प्रकार का अवलोकन अध्ययन होता है, ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना, अवलोकन अध्ययन होता है क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, और एक ऑप्शन में अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन, तो ये देख रहे हैं आप प्रत्यक्षवादी, या इसे आप सकारात्मकवादी भी कह सकते हो, पॉजिटिज्म कह सकते हो इसे ना। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या जवाब बताना उचित समझेंगे? क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है? एक बार क्लियर करिएगा। यस सर। हाँ, तो देखो ये ना, प्रत्यक्षवादी जो है तथ्यात्मक दर्शन होता है, केवल वही ज्ञान प्रमाणित ज्ञान होता है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा इसके संबंध में। और एक शब्द आता है फॉर्मेटिव, रचनात्मक, किसी के चरित्र और विचारों को गंभीर और अस्थायी रूप से प्रभावित करने वाला जो होता है वो फॉर्मेटिव कहलाता है, उसे रचनात्मकता कहलाता है। लेकिन 295 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296 के बारे में। ठीक है, 296 के बारे में क्या कह रहा है सवाल, कि विवाह एक नियम है ना, विवाह एक नियम जिसमें एक व्यक्ति को उसका या उसकी अपने समूह के बाहर विवाह करना डैश कहलाता है। ये तो आसान सवाल है भाई, बता सकते हो। विगोत्र विवाह। विगोत्र विवाह होता है, एक्सोगेमी कहते हैं, है ना, एक्सोगेमी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, और एक इंडोगेमी होता है, एक एक्सोगेमी होता है। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या मुझे? अरे भाई आसान है, बता सकते हो? यस सर, जो अपने मतलब अपने कास्ट से बाहर शादी करता है, दूसरी कास्ट में शादी करता है। ये यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि ये बहिर्विवाह है। विगोत्र जो विवाह है ये बहिर्विवाह है ना। तो अपने ही समूह के बाहर विवाह की आज्ञा देने की प्रथा क्या कहलाती है, बहिर्विवाह कहलाती है ना। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक हाइपरगेमी, ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर अगर मैं बी की बात करता हूँ, हाइपरगेमी है ना, हाइपरगेमी, सॉरी बी नहीं है, सी है, उच्च गमन होता है। हाइपरगेमी का मतलब होता है उच्च गमन, है ना, हाइपरगेमी, है ना। अच्छा, इस संदर्भ में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इस प्रक्रिया में क्या चीज़ें रिलेट होती है, सिंपल शब्द में आप बता सकते हो मुझे? जिसमें लड़का ऊंचे कुल का होता है, लड़की नीचे कुल की होती है।
अच्छा, यहाँ आपने बता दिया भाई कि ये जो हाइपरगेमी शब्द रिलेट होता है उच्च शिक्षित महिलाओं से कम एकल, आप कह लीजिए जो है शादी हो रहा है ना। मतलब आप ये कह लीजिए कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उच्च शिक्षित होंगी, ऐसा आप कह लीजिए, यही ना, यही बात होगा। महिलाएं उच्च होंगी, यस या नो? जी सर। हाँ, वही जी सर। हाइपरगेमी होता है, वही हाइपरगेमी का पार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके का जो है रिलेशंस बनाया जाएगा पर्सन ऑफ सुपीरियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए एक और आप देख रहे हैं ऑप्शन में, और वो ऑप्शन है होमो, जो है होमोगेमी। होमोगेमी को बोला जाता है समगमन, समगमन बोला जाता है। क्या इसका क्या मतलब होना चाहिए? समगमन या होमोगेमी का क्या भाव होना चाहिए प्लीज? सर समान समूह, समान जाति के लोग। मतलब यहाँ पे समाज एक सजातीयता हो गया, समगमन हो गया। मतलब एक ऐसा विवाह एक समान सामाजिक, आर्थिक, जातीय, नस्ल, आयु, शिक्षा, धर्म व्यक्ति के साथ विवाह और संभोग है, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? ये होमोगेमी का पार्ट बनेगा, सब गमन का पार्ट बनेगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने सही बताया। इसे सजातीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जहां लोग समान जाति, धर्म, उम्र, शिक्षा स्तर, सामाजिक वर्ग के अन्य लोगों से शादी कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में ये चीज़ें रिलेट होती है। एक होता है इंडोगेमी, और इंडोगेमी पहले भी मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, जिसको गोत्र विवाह का पार्ट भी कहा गया है। वो गोत्र विवाह उसके बोला गया, या संगोत्र भी कह सकते हो, कि उन व्यक्तियों के बीच विवाह जो घनिष्ठ रूप से संबंधित हो, उसे घनिष्ठ रूप बता देंगे संगोत्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें अनाचार शामिल हो सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य अनाचार की यौन प्रकृति से कहीं अधिक है ना। तो ये चीज़ें हैं, परिवार के दो सदस्यों के बीच विवाह जो दूसरे चचेरे भाई बहन, करीबी रिश्तेदार या सजातीय विवाह के रूप में जो योग्य दर्शाता है, उस प्रक्रिया को दर्शा देता है। तो हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करने की इजाज़त नहीं देती है, ये बात आप सबको अच्छे से पता है। ऑप्शन, इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सर उच्च गमन में सर आर्थिक आधार भी हो सकता है क्या? हाँ, महिला उच्च शिक्षा, मैंने केवल बोला था, आर्थिक गमन भी, वो भी चीज़ें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 297, कह रहा है कि इनमें निर्णय ज्ञान और वाक पटुता शामिल है, इसे डैश कहेंगे, है ना भाई। आपसे बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया। इंक्लूड भाई जजमेंट नॉलेज, जजमेंट नॉलेज, ज्ञान और वाक पटुता, नॉलेज एंड इन्फ्लुएंस इन स्पीच, इट इज टर्म यूज होगा एबिलिटी ट्राइट, यानी एबिलिटी मतलब सक्षमता, गुण जो होगा वो रिलेट कराएगा इसके अंतर्गत, है ना। तो ये ट्रैट एक शब्द है जिसको गुण से रिलेट कराते हैं, जिसमें निर्णय ज्ञान और वाक पटुता शामिल रहता है। क्वेश्चन नंबर 298, संतुष्टि का सिद्धांत एक तत्व है जो आपराधिक गतिविधियों से एक व्यक्ति को अलग रखने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। 298, सेल्फ कॉन्सेप्ट। संतुष्टि का सिद्धांत एक बेसिकली तत्व जो आपराधिक गतिविधियों से एक व्यक्ति को अलग रखने के लिए उत्तरदायी मानेगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? स्वसंकल्पना, यानी आप उसे कह सकते हो सेल्फ कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? उसे आप क्या बोल सकते हो? सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आत्म धारण या स्व संकल्पना, है ना। वे अपने आप के बारे में विश्वास का वह संग्रह है जिनमें जेंडर, भूमिका और कामुकता और जातीयता की पहचान किया जाता है। आमतौर पर ना आत्म अवधारणा, मैं कौन हूं, इस जवाब का प्रतीक है। ठीक है, और सवाल संतुष्टि का सिद्धांत, एक तत्व जो आपराधिक गतिविधियों से एक व्यक्ति जो अलग रहने के लिए उत्तरदायी मान रहा है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट सर ए ऑप्शन नहीं होगा स्वनियंत्रण? नहीं, ये बेसिकली ये आपका जो स्वनियंत्रण शब्द होता है, ये सेल्फ कंट्रोल होता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्म संयम होता है। एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की मानवीय लालसा, खाने पीने व काम क्रिया आदि पर कारण के औचित्य को लागू करता है, तो उसे आत्म संयम कहते हैं, स्वनियंत्रण कहते हैं।
व्यक्ति का आत्मनियंत्रण बढ़ता है और उसकी तीव्र मनोवेगों से क्रोध, द्वेष आदि को नियंत्रित करने में जो सद्गुण होता है यहाँ पर होता है। ये संतुष्टि का सिद्धांत नहीं है, ये संतुष्टि का सिद्धांत नहीं है जो आप स्व नियंत्रण बता रहे हैं, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 299, डैश एक दिए गए वितरण में सभी मानों का साधारण औसत क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप लोग जानते भी होंगे इस सवाल का, अर्थमेटिक मीन होता है ना। औसत उसी को कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन को ही बोला जाता है। अंकगणितीय औसत, अंकगणितीय औसत समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य। हालांकि यहाँ पे मीन शब्द भी रिलेट कराया, लेकिन सवाल ये कहा कि डैश दिए गए हुए वितरण में सभी मान ये मान रहे, उनका साधारण औसत, इनको ऐड करो, कितना हो गया ये 3, 3, 6 और 6, 4 आपका हो जाएगा 10 और 10 और 5 15 और कितनी संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड 5 3 जा निकल के आया अंकगणितीय माध्य। तो इसने यही पूछा था, सभी मान ये रहा, इनका सरल औसत निकाला हमने, ये निकल के आया 15/3 यानी 5, तो यानी 3 आया, तो आपने अंकगणितीय मान निकाला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 यानी आपका 300 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यह एक सामान्य दृष्टिकोण से संदर्भित है जो कहता है कि आपराधिक व्यवहार के कारण व्यक्ति में मस्तिष्क में पाया जा सकता है, मस्तिष्क में पाया जा सकता है। तो ये आपका सिंपल सी बात है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का। किसका? सिगमंड फ्रायड का। तो सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका बी। तो सभी मानसिक ऊर्जा कामेच्छा से उत्पन्न होती है ना, और आपराधिक व्यवहार के कारण व्यक्ति में मस्तिष्क में पाया जाता है। जैसे ईद, ईगो, सुपर ईगो का नाम सुना होगा, तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। एक पर्सनालिटी थ्योरी होती है, ये बेसिकली व्यक्तित्व का सिद्धांत होता है पर्सनालिटी थ्योरी। कई विद्वानों ने बताया, कहा कि भाई व्यक्तित्व के इन प्रचलित शील गुण में किसी शील गुण को उसके विलोम शब्द को जोड़ा रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे उदासी है ना, प्रसन्नता, दयालु, क्रूरता, ईमानदार, बेईमान, चरित्र, दुष्चरित, इस तरीके में रिप्रेजेंट होता है। तो ये व्यक्तित्व के सिद्धांत है जो जैविक सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, मनोगतिकी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत के लक्षण को भी ये कहीं ना कहीं रिलेट कर देता है। और व्यक्तित्व के प्रतिपादक भी अगर हम बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का ही नाम आता है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का। लेकिन एक और नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये मनोविज्ञान के सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है? मनोविज्ञान के सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति ना मानव मन और व्यवहार के बारे में हमारे ज्ञान में योगदान करने में जो मदद करता है वो मनोविज्ञान का सिद्धांत रिलेट कराता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद साइकोडायनेमिक थ्योरी है। ये साइकोडायनेमिक थ्योरी की मैंने कर्ट लेविन का नाम बताया है, मनोगतिकी का सिद्धांत में नाम बताया है, लेकिन यहाँ सवाल सभी जो है सिगमंड फ्रायड से है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में सिगमंड फ्रायड का विचार आएगा। इन्होंने कहा था सिर्फ मनोगतिकी सिद्धांत में कि व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रेरणा और शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मानव व्यवहार और व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं, वो मनोगतिकी सिद्धांत कहलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यह एक सामान्य दृष्टिकोण से संदर्भित है जो कहता है कि आपराधिक व्यवहार के कारण व्यक्ति के में मस्तिष्क में पाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ठीक है, सर डी ऑप्शन भी समझा दो थोड़ा सा। किसको? ऑप्शन बी तो मैंने क्लास भी ले चुका, डी विश्लेषणात्मक जी। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी जी सर। मनोगतिकीय सिद्धांत है मैम, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं और शक्तियां यानी पावर पर ध्यान केंद्रित करता है और जो मानव व्यवहार व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो मानव जो व्यवहार कर रहा है उसके पर्सनालिटी के पूरी एक्सप्लेन व्याख्या सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण थ्योरी में दिया है।
तो साइकोडायनेमिक थ्योरीज में वहाँ पे ये रिलेट कराता है। हालांकि ये थ्योरी जो दी गई थी वो कर्ट लेविन का नाम आता है, ठीक है, और जब मनोव्यवहार की बात करते हैं तो वो आपका रिलेट होता है सिगमंड फ्रायड का नाम। 1930 सेंचुरीज में ये डेवलप किया था, और है ना, लिखा था इन्होंने 1890 में, इसका डेवलप सही तरीके से किया 1930 साइकोडायनेमिक थ्योरी में। और ये बात सिगमंड फ्रायड की है, 1890 में लिखा, 1930 में इसको डेवलप किया, ठीक है। तो बस करिए, आज के लिए इतना ही रखिए। शाम की फिर आप सबकी क्लास है आज, है ना, और वो क्लासेस जो आप सबकी शाम की रखी गई हैं शाम की, वो सामाजिक समस्याओं पर, ठीक है, आप लोगों से सर तो दोपहर वाली क्लास दोपहर की भी क्लास रहेगी ना। क्लास तो आप सबके कल क्लासेस नहीं भी थी इसलिए दे रहे, सारी क्लासेस रहेंगी दोपहर भी। सर हमें डीएसएसबी वालों को भी दे देना दोपहर वाली क्लास का लेंगे। ठीक है, मिल जाएगी। एक क्लास आपको मिलेगी 12 बजे, 1 बजे से। एक क्लास आपको मिलेगी शाम को 7 बजे से। एक क्लास आपको मिलेगी शाम को 8:30 बजे से, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है।